Okay, good morning. Today we will start about the remaining bones of skeletal system. Okay, so today we will complete this topic and then we will start the first aid for the fractures. Okay, so what is vertebral column and what are ribs? These will be completed today. What is vertebral column? Any idea? Vertebral column किसको कहेंगे? Vertebral column is a group of bones. Okay. How many bones are there? There are 33 bones in our vertebral column. Okay. So ये जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है या रीढ़ की हड्डी है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 33। और उन बोन्स को 33 बोन्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम वर्टिब्रा। ओके, एक अगर है सिंगल तो उसको वर्टिब्रा बोलेंगे और बहुत सारे हैं सबको एक साथ बोलना है तो वर्टिब्री बोलेंगे। ठीक है ना। तो अभी ये जो वर्टिब्रल बोन्स हैं या वर्टिब्री हैं इनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। टोटल लगी हुई है हमारे पास 33, इन सबको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन कि किस जगह पर वो हड्डियाँ लगी हुई हैं। तो वो जो 5 ग्रुप है वो कौन सा है? नंबर 1 सर्वाइकल वर्टिब्रा, नंबर 2 थोरेसिक वर्टिब्रा, नंबर 3 लंबर वर्टिब्रा, नंबर 4 सैक्रल वर्टिब्रा एंड नंबर 5 कोक्सीजियल वर्टिब्रा। ठीक है। अब इनको हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं कि कैसे हमें पता लगता है कि कौन सा वर्टिब्रा कहाँ है। ठीक है। तो पहला ग्रुप आता है हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा का। जो 33 बोन्स हैं उनमें से जो फर्स्ट 7 होंगी ऊपर ही ऊपर वो कौन सी होंगी? सर्वाइकल वर्टिब्रा होंगी। ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा के लिए हम सबसे पहले तो ये पहचान बताते हैं कि जो बोन्स हमारे वर्टिब्रल कॉलम के नेक वाले रीजन में होती हैं उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहेंगे। और इनकी जो नंबर है, इनकी संख्या है वो कितनी है? 7 है। इनका जो नामकरण करते हैं वो C1 से लेके C7 करते हैं। ठीक है। तो C मीन सर्वाइकल और जो फर्स्ट है वो C1 होगा सबसे ऊपर, जिसके ऊपर हमारी ये जो हेड है वो टिका हुआ होता है। अच्छा, पहले जो हमने पढ़ा उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ये आप लोगों ने घर पे जाके पढ़ा या नहीं, कि जो हमारी फर्स्ट बोन है C1 वो स्कल की कौन सी बोन से जुड़ती है? एनी आइडिया? उस दिन मैंने आपको पहले बताया भी था जब वो पढ़ा रहे थे। तो कौन सी बोन से जुड़ेगी? ऑक्सीपिटल बोन से। ठीक है ना। तो जो स्कल की ऑक्सीपिटल बोन है पीछे से नीचे की तरफ आती है उसके नीचे हमारी C1 अटैच होती है। ठीक है ना। उसके बाद C2, C3, C4, C5 और नीचे अप टू C7 तक हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। ठीक है। तो अगर इनको हम देखें तो नाम हमें पता लग गया, दूसरा पोजीशन पता लग गई कहाँ पर हैं, और तीसरा इनका नंबर कितना है? 7। ठीक है ना। और टाइप कौन सा होगा? दीज आर इरेगुलर शेप्स, है ना, शॉर्ट एंड इरेगुलर टाइप ऑफ बोन्स, है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और इसमें आती है स्पेशल फीचर में, यदि हम देखें कि अगर मान लो आपके पास यहाँ टेबल पे बहुत सारे वर्टिब्रा रखे हुए हों अलग अलग, तो आपको कैसे पता लगेगा कि सर्वाइकल कौन कौन से हैं? ठीक है ना। आपको ये कह दो कि सर्वाइकल को अलग कर दो तो कैसे पता लगेगा? क्योंकि अगर जुड़े हुए हैं तो आप बता दोगे 1 से 7, बट अलग अलग पड़े हैं तो कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, उससे आइडिया हो जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारा जो नेक है उसमें कुछ ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं ऊपर हेड तक। तो वो जब ऊपर जाती हैं तो गर्दन मुड़ने टेढ़ी मेढ़ी होने में कहीं वो टूट ना जाए, उसके लिए एक सेफ्टी फीचर होता है कि जो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा होंगे उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास यहाँ पर एक
ट्रांसवर्स फोरामेन होगा, होल होगा, और उस होल में से ये ब्लड वेसल्स निकलती हैं, आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रा में ही ये होल होता है, बाकी किसी में नहीं होता। तो जिसमें भी ये होल दिखे उससे आपको पता लग जाएगा कि ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है ना। और साइज इनका काफ़ी छोटा होता है, उससे भी आइडिया हो जाता है कि जो सबसे छोटे वाले हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रा होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि सेकंड जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा। क्या नाम बताया था हमने सेकंड ग्रुप का अभी? थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है ना। थोरेसिक वर्टिब्रा जो है, जैसे नाम से क्लियर है, थोरेसिक मतलब वो थोरेसिक रीजन में होंगे। तो थोरेक्स हमारी कहाँ पर होती है? चेस्ट कैविटी, है ना। तो चेस्ट कैविटी के पीछे जो वर्टिब्रा होंगे उनको हम क्या कहेंगे? थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। अच्छा, इनका नंबर कितना है? इनका नंबर है 12, ठीक है। और इनका साइज सर्वाइकल से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो पीछे की तरफ से हम देखें तो ये हमारे जहाँ पर नेक खत्म होगी, C7 खत्म होगा, उसके जस्ट बाद में T1 शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। T मीन्स थोरेक्स, तो T1 से लेके कितने होंगे ये टोटल? T12 तक, ठीक है ना। तो T1 to T12 हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा होंगे। अच्छा, जो भी वर्टिब्रा हैं उनमें एक फीचर कॉमन होता है कि सबके बीच में एक होल होता है जिसको हम वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, ठीक है ना। वर्टिब्रल फोरामेन क्या होगा? एक होल होगा, और उस होल के ऊपर जो जो वर्टिब्रा आते जाएंगे तो एक होल्स की कैनाल बन जाएगी, ठीक है ना। उस कैनाल के अंदर क्या रहता है? स्पाइनल कोड, ठीक है ना। तो हमारा एक ब्रेन का पार्ट है स्पाइनल कोड, नर्वस सिस्टम का, वो इसके अंदर सुरक्षित रहता है, ठीक है। ओके, अब ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि यदि यहाँ टेबल पे पड़े हुए हों सारे अलग अलग वर्टिब्रा, तो आप थोरेक्स वालों को कैसे पहचानोगे, है ना। थोरेक्स वालों को पहचानना भी बहुत सिंपल है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें वो होल तो नहीं है ट्रांसफर प्रोसेस पे, बट यहाँ पर ये स्पेशल फीचर होता है, इनको हम बोलते हैं आर्टिकुलर फैसिट, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे वर्टिब्रा होते हैं उसमें ये वाला जो है आर्टिकुलर फैसिट होता ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाले से वो जुड़ेगा। बट ट्रांसवर्स जो थोरेक्स वाले वर्टिब्रा हैं उन सभी में कुछ एडिशनल आर्टिकुलर फैसिट होते हैं। जैसे एक तो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे होगा और एक बॉडी पे होगा। तो जिसके ऊपर भी ये वाले स्पेस हों वो सारे के सारे हमारे थोरेसिक वाले हो जाएंगे। अब ये स्पेस क्यों होता है, कोई आइडिया? जैसे वहाँ पर तो ये था कि वो उस होल में से ब्लड वेसल्स आती हैं, यहाँ पर ये आर्टिकुलर फैसिट क्यों है? क्योंकि इनसे रिब्स जुड़ती हैं, ठीक है ना। तो रिब्स के जुड़ने के लिए ये स्थान यहाँ पर स्पेशल बना होता है। तो रिब्स एक्चुअली स्ट्रोंगली पीछे से जुड़ती हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की तरफ वैसे फ्री रहती हैं, और कुछ आपस में जुड़ती हैं जो स्टर्नम होता है उसके माध्यम से, ठीक है ना। तो इस प्रकार एक केज बनता है, तो स्ट्रोंगली ये पीछे से ही जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास ये आर्टिकुलर फैसिट होंगे, तो जिसके अंदर ये यहाँ पर बॉडी पे और ट्रांसफर प्रोसेस पे आर्टिकुलर फैसिट हो, उन सबको हम थोरेसिक वर्टिब्रा कह देंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि इनका जो पीछे का एक स्पाइन निकला होता है वो झुका हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें आप देख रहे हो ना, ये इस प्रकार नीचे की ओर जा रहा है, जबकि जो सर्वाइकल थे उसमें वो सीधा जा रहा था पीछे की तरफ, है ना। और इसके अंदर ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि थोरेसिक वाले कौन से, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप कौन सा आएगा? लंबर वर्टिब्रा का, ठीक है। तो लंबर वर्टिब्रा हमारे पास 5 होते हैं, और कौन से एरिया में रहेंगे? लंबर रीजन में, ठीक है ना। हमारा एब्डोमेन का एरिया है उसके जस्ट पीछे L1 to L5, ठीक है ना। अब ये जो L1 to L5 हैं ये आइडेंटिफाई कैसे होंगे कि एक तो इनका साइज सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़े वाले 5 निकाल लो तो आपके आ जाएंगे L वाले। दूसरी बात कि इनका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है जो पीछे की तरफ निकला हुआ है वो काफ़ी चौड़ा होता है, बाकियों के पतले होते हैं, तो इसका ये चौड़ा होता है, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये वाले कौन से होंगे? लंबर वाले होंगे,
ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मूवमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन से एरिया में होती है? सर्वाइकल रीजन में। उसके से कम किस में होगी? उससे कम होगी थोरैक्स वाले, इसमें लंबर वाले में, ठीक है ना, क्योंकि हम घूम सकते हैं ना। और उससे कम हो जाएगी हमारी थोरेसिक एरिया में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है जो ग्रुप है उसमें सबसे कम मूवमेंट होती है, ठीक है ना। वो कौन सा है? वो हमारा होता है सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। ये जो सैक्रल रीजन में जो वर्टिब्रा हैं ये कितने हैं? 5। बट ये सारे पांचों के पांचों आपस में फ्यूज होते हैं और एक ही हड्डी बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सैक्रम, ठीक है ना। तो कंबाइंडली हम इसको सैक्रम कहते हैं, जो पीछे की तरफ होता है। और वैसे देखा जाए तो ये S1 to S5 होते हैं, बट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। कोई मूवमेंट इनके अंदर नहीं होती है ना, एक ही हड्डी के रूप में ये होते हैं। इसको हम त्रिकास्थी भी कहते हैं, मतलब तिकोनी त्रिकास्थी नाम होता है हिंदी में, और वैसे इसको कहते हैं सैक्रम, ठीक है। और सैक्रम के लास्ट में फाइनल हमारे पास आता है या कोक्सिक्स, ठीक है ना, या कोक्सीजियल वर्टिब्रा। कोक्सीजियल वर्टिब्रा 4 ही होते हैं, बट अगेन वो सारे भी आपस में फ्यूज होते हैं और एक ही हड्डी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कोक्सिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये C से शुरू है, बट C वाले हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका नाम CO रख दिया, ठीक है ना। तो ये CO1 to CO4 होते हैं, बट आपस में जुड़े हुए होंगे। अब जहाँ पर सैक्रम और कोक्सिक्स जुड़ता है वहाँ भी मूवमेंट न के बराबर होती है, बट थोड़ी स्लाइट मूवमेंट इसके अंदर देखी जा सकती है, और वो होती है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है ना। जब डिलीवरी होती है तब थोड़ा सा यहाँ पर मूवमेंट होता है और स्पेस बच्चे के निकलने के लिए एक्स्ट्रा बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हड्डियाँ कौन सी आएंगी? अच्छा, थोड़ा सा हम यहाँ स्टडी कर लेते हैं कि ये जो वर्टिब्राज होते हैं इन सब में अगर लास्ट वालों को छोड़ दें, सैक्रम और कोक्सिक्स को, तो बाकी में लगभग सभी की संरचना में कुछ चीज़ें मिलती जुलती होती हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी होती है उसको हम देख लेते हैं कि एक तो जो भी वर्टिब्रा होंगे उसमें आगे की तरफ बॉडी होगी और पीछे की तरफ आर्च होगा, ठीक है ना। और बॉडी और आर्च के बीच में एक फोरामेन होगा, जिसको हम कहेंगे वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। तो इसको हम टिपिकल वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द टिपिकल वर्टिब्रा, तो जो ये वाले फीचर्स हैं वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं, पिक्चर बना, ठीक है। अच्छा, जो ये बॉडी होती है यहाँ पर एक दूसरे से ये जॉइंट बनाते हैं, इसके ऊपर भी जॉइंट के लिए स्पेस होता है यहाँ पर, और नीचे भी होता है, जो आपस में जुड़ते हैं। और मेन जो वज़न आता है वो किसके ऊपर आता है? बॉडी के ऊपर। और यहाँ इनके बीच में एक इलास्टिक कार्टिलेज होती है, जिससे वो सॉफ्ट रहता है और हम आगे पीछे आराम से ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। और जो पीछे की तरफ जो पार्ट होता है उसमें जो आर्च होगा उसमें 2-3 चीज़ें होंगी। ये वर्टिब्रल आर्च है पूरा, इसमें जहाँ पर ये आर्च अटैच होता है बॉडी के साथ, उस जगह को हम क्या कहते हैं? पेडिकल, ठीक है ना। तो इसके 2 पेडिकल हुए, और यहाँ पर क्या होगा? पूरा वर्टिब्रल आर्च होगा, और वर्टिब्रल आर्च के जहाँ पर ये पेडिकल अटैच हो रहा है वहाँ पर 2 प्रोसेस निकलते हैं साइड में, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना, ऐसे निकले होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्लियर? तो पहले ये बॉडी हुई, उसके बाद पेडिकल, और पेडिकल के बाद में ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ ये पेडिकल और ट्रांसवर्स प्रोसेस जुड़ते हैं वहाँ पर ऊपर की ओर और नीचे की ओर आर्टिकुलर फैसिट होते हैं, मतलब एक स्पेस होता है, इसको आर्टिकुलर प्रोसेस या आर्टिकुलर फैसिट बोलते हैं, जहाँ पर वो ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। तो एक वर्टिब्रा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर वो जुड़ते हैं और प्लस बॉडी के ऊपर जुड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा बॉडी, यहाँ हो गया पेडिकल, यहाँ पर हो गया आर्टिकुलर फैसिट या आर्टिकुलर प्रोसेस, और ये जो साइड में निकले हुए हैं वो क्या हो गए? ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस के पीछे की तरफ चलें तो यहाँ का जो ये वाला स्पेस है उसको हम बोलते हैं लेमिना, ठीक है।
और जहाँ दोनों लेमिना जुड़ते हैं तो वहाँ पर एक और प्रोसेस निकलता है पीछे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस या स्पाइन ऑफ द वर्टिब्रा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ये सभी वर्टिब्रा में कॉमन होती हैं, इसलिए इसको हम टिपिकल वर्टिब्रा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये बॉडी आपस में जुड़ती हैं तो इसके बीच में एक पैड होती है इलास्टिक कार्टिलेज का, जिसको हम डिस्क बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि ओल्ड एज में कई बार स्लिप डिस्क की एक बीमारी हो सकती है ना। तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम क्या होती है, ये नॉर्मली लंबर रीजन में ही होती है। ठीक है ना, तो क्योंकि बाकी जगह मूवमेंट कम होती है। ठीक है, और दूसरा वहाँ जो डिस्क होती है वो काफ़ी छोटी होती है, उस पर ज़्यादा वज़न नहीं आता है, मैक्सिमम वज़न हमारे लंबर रीजन में आता है। तो वहाँ पर ये जो डिस्क है ये अगर थोड़ी सी पीछे की ओर स्लिप हो जाए तो क्या करेगा, किस पे प्रेशर डालेगा, यहाँ से क्या गुजर रही है, स्पाइनल कोड। ठीक है ना, तो वो स्पाइनल कोड के ऊपर प्रेशर डालती है डिस्क, और उस प्रेशर के कारण हमें पेन फील होता है। ठीक है ना, बैक में काफ़ी सीवियर पेन होता है। ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इसको हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोन हमारे पास आ जाती हैं रिब्स। ठीक है, तो रिब्स क्या है, रिब्स भी एक ग्रुप ऑफ बोन्स है। ठीक है ना, कितनी रिब्स होती हैं हमारी बॉडी में, 24। ठीक है ना, 12 पेयर्स होती हैं, 12 लेफ्ट साइड में और 12 राइट साइड में। ठीक है ना, ये जो सारी रिब्स हैं इनको हम दो बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। ठीक है, ट्रू रिब्स कौन सी होंगी, जो फर्स्ट 7 पेयर हैं उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, और बाद की जो ये 5 पेयर्स हैं इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि इनकी जो अटैचमेंट है वो इस हिसाब से है कि पीछे की तरफ तो सारी की सारी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं, बट आगे की तरफ ये स्टर्नम से जुड़ती हैं। ठीक है ना, आगे एक स्टर्नम होती है ना, जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। तो जो बोन्स डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ जाती हैं ऐसे आते हुए, वो सारी की सारी ट्रू रिब्स कहलाती हैं, और जो डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ के अपने से ऊपर वाली बोन की कार्टिलेज में जुड़ती हैं उनको हम फॉल्स बोन्स बोलते हैं ना। तो ये सारी, ये इससे जुड़ रही है, ये इससे जुड़ रही है, ये इससे जुड़ रही है ना, तो इस प्रकार ये शेप बनती है। तो ये नीचे वाली जो बोन हो जाएंगी वो कौन सी हो जाएंगी, फॉल्स रिब्स। ठीक है ना, तो ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर भी एक स्पेशल पॉइंट और है कि जो लास्ट वाली फॉल्स रिब्स हैं 11 एंड 12, ये आगे इवन कार्टिलेज से भी नहीं जुड़ती हैं, बिल्कुल ऐसे फ्री रहती हैं। ठीक है ना, तो इन रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स भी कह सकते हैं। तो प्रैक्टिकली यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं, तो आप बता सकते हो 2 पेयर होती हैं, 11th और 12th पेयर। ठीक है, और बाकी ट्रू और फॉल्स में भी इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो रिब्स होती हैं ये जैसे मैंने आपको बताया कि मेनली ये मजबूती से किससे जुड़ती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से पीछे की तरफ, है ना, और आगे की तरफ से ये थोड़ा लूज रहती हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो ये मूव कर सकती हैं हल्की हल्की, जिसके कारण चेस्ट कैविटी पूरी मूव करती है आगे की तरफ, पीछे की ओर नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ मजबूती से जुड़ी हुई है, आगे की तरफ और साइड में ये मूव करती है। ठीक है ना, मेनली ये ऊपर की तरफ जाती हैं, बट इनकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो लगता है कि साइड में ऐसे जा रही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये मूवमेंट होती है ड्यू टू मसल्स, है ना। अब यदि हम एक रिब को ध्यान से देखें, जिसको हम टिपिकल रिब कह सकते हैं, तो वो कैसी होती है। टिपिकल रिब के अंदर मेन 3 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से, हेड, नेक एंड बॉडी। हेड कहाँ होता है, कहाँ होता है, पीछे की तरफ, जहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगी वहाँ पर हेड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेड है, और इस हेड में जुड़ने के लिए 2 फैसिट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रिब है ये एक वर्टिब्रा से नहीं जुड़ती है, 2 से जुड़ती है। ठीक है, यानी 2 वर्टिब्रा के बीच में होती है। जैसे मान लो एक ये वर्टिब्रा है, एक ये वर्टिब्रा है, ये यहाँ पर जुड़ती है, तो ऊपर भी जुड़ने का स्थान होगा यहाँ और नीचे भी जुड़ने का स्थान होगा। ठीक है ना, तो एक रिब पे 2 आर्टिकुलर फैसिट होंगे, तो दोनों जो वर्टिब्रा है उनके बीच में ये जाकर
जुड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा एक दबा हुआ पार्ट होगा जिसको हम नेक कहेंगे, और नेक के बाद ये जो पूरा एरिया है ये इसका बॉडी कहलाता है, ठीक है ना। और जहाँ पर ये तेज़ी से आगे की तरफ घूमती है उसको हम इसका एंगल बोल देते हैं, ठीक है ना। एंगल से ये आगे की तरफ घूम जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की ये रिब होती है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि एक तो ये वर्टिब्रा की बॉडी से जुड़ती है और दूसरा ये ट्रांसवर्स प्रोसेस से भी जुड़ती है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस से कहाँ जुड़ेगी, नेक के बाद में इसमें एक फैसिट और होता है जिसको हम ट्यूबरकल बोलते हैं। उठा हुआ पार्ट है ट्यूबरकल, और इसमें ये एक जुड़ने की जगह होती है जिसको हम फैसिट बोलते हैं। तो वहाँ पर वो पीछे दो जगह जुड़ जाएगी वर्टिब्रा से, एक तो बॉडी से और एक ट्रांसवर्स प्रोसेस से, ठीक है। इस प्रकार ये हमारी रिब्स जुड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट बोन आती है हमारे पास स्टर्नम, ठीक है ना। तो स्टर्नम नामक बोन है वो कौन सी है, बिल्कुल आगे की ओर, जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। ये जो स्टर्नम है ये फ्लैट टाइप की बोन होती है, ठीक है ना। और एक इम्पोर्टेंट फीचर इसमें क्या होता है कि इसके भी शेप के हिसाब से 3 पार्ट क्लियरली होते हैं, देखे जा सकते हैं। सबसे ऊपर जो आप देख सकते हो ये वाला, इसको हम बोलते हैं मैनुब्रियम। उसके बाद नीचे मेन पार्ट है उसको हम बोलेंगे बॉडी, और ये सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है ना। तो अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो इस प्रकार दिखेगा, और साइड व्यू देखें तो इस प्रकार दिखेगा। इसके साइड में ये जुड़ने की जगह होती हैं, निशान होते हैं। यहाँ पर क्या अटैच होता है, क्या अटैच होगा, रिब्स। जो आप पीछे से ऐसे रिब्स घूमती हुई आ रही है ना, तो वो रिब्स यहाँ पर अटैच होती हैं, बट वो रिब्स डायरेक्ट अटैच नहीं होती, ठीक है ना। बीच में क्या होता है, कार्टिलेज, ठीक है ना, इलास्टिक कार्टिलेज होती है, तभी तो मूव कर सकती है। अगर हड्डी डायरेक्ट जुड़ जाती तो मूव नहीं कर पाती है ना। तो इलास्टिक कार्टिलेज है, उसके कारण वो मूवमेंट पॉसिबल होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार टोटल बोन्स अगर हमने स्टडी अभी तक की है तो वो सारी कितनी हो गई हैं, 206, और इतनी हड्डियाँ हमारे होती हैं, ठीक है ना। सिंपल है, आपको 20-25 नाम याद रखने हैं। उन नामों से आप सारे 206 बोन्स की पोजीशन और उनका नाम पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि इन बोन्स में यदि फ्रैक्चर हो जाए तो उसका फर्स्ट एड कैसे करेंगे, है ना।